स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वायरस का लेक्चर नंबर 4। बाकी इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बैक्टीरियोफेज। बाकी यह बैक्टीरिया नहीं बल्कि क्या है, वायरस है। ये सारी बातें मैं पीछे बता चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइफ साइकिल का मतलब इसका जीवन चक्र कैसे चलता है, यानी ये जन्म कैसे लेता है। बाकी मल्टीप्लिकेशन का भी यही मतलब है कि ये अपनी संख्या को कैसे बढ़ाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है। तो लाइफ साइकिल को सबसे पहले आउटलाइन समझ लीजिए, यानी कैसे अपना प्रोडक्शन करता है, कैसे अपनी संख्या को बढ़ाता है। देखिए मान लीजिए ये वाला मेरा हाथ जो है ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज आकर के बैक्टीरिया पर बैठेगा और अपने अंदर का यानी कि वायरस या बैक्टीरियोफेज के अंदर का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर छोड़ दिया जाएगा। यानी अब इसका जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया और बैक्टीरियल सेल के अंदर ही वह डीएनए मल्टीप्लाई करके काफ़ी संख्या में हो जाएगा, यानी अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। बाद में उसका जेनेटिक मटेरियल जो काफ़ी संख्या में बढ़ गया था वो जो है एक एक नए नए बैक्टीरियोफेज को जन्म देगा, यानी कि नया नया बैक्टीरियोफेज बन जाएगा। फिर जब जो है ये बैक्टीरिया की सेल टूट जाएगी, लाइस हो जाएगी, तो फिर बाद में इसके अंदर से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बाहर निकल जाएंगे। तो आप समझ गए कैसे इसकी लाइफ साइकिल चलती है। बाकी आप नोट कैसे करेंगे, इसे आप एकदम सीरियल क्रम में एकदम नोट करिएगा। जैसे जैसे लेक्चर नंबर 1, 2, 3 मैंने बताया है वैसे ये भी है, इसे भी आप उसी क्रम में नोट करते जाइएगा। आगे का जो लेक्चर आएगा वो भी आप इसी क्रम में नोट करते चले जाएंगे। जब आपके पास एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस नोट्स के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हो मैं एक एक अक्षर आपको समझा दूंगा। कोई चीज़ कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए जहाँ पर आप पिछले लेक्चर का नोट्स लिखकर छोड़े हैं उसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज अथवा मल्टीप्लिकेशन। इसमें आप एक लाइन लिख देंगे देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। यानी जो बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल है वह मुख्यतः 2 तरीके से चलती है, यानी 2 तरह की होती है या 2 तरह से बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई करता है, यानी कि इसकी संख्या बढ़ाने के 2 तरीके हैं। देखिए जो पहला तरीका है इसका नाम है लाइटिक साइकिल अथवा वायरुलेंट साइकिल। लाइटिक साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी लाइसिस हो जाती है, बैक्टीरियल सेल टूट जाता है, इसलिए इसको कहते हैं लाइटिक साइकिल। फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर बैक्टीरियल सेल टूट रही है। बाकी इसको एक नाम और देते हैं वायरुलेंट साइकिल। वायरुलेंट क्यों कहते हैं? वायरुलेंट का मतलब होता है घातक। ये साइकिल जो है ये घातक है, इसलिए घातक है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की सेल क्या हो जा रही है, नष्ट हो जा रही है, इसलिए इसको वायरुलेंट भी कहते हैं। तो पहला ये तरीका था। दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल अथवा टेम्परेट साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल का मतलब ये जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा इस वाली साइकिल में, उसमें बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, यानी कि वह लाइस नहीं करेगा। बाकी टेम्परेट तो वायरुलेंट का अपोजिट होता है टेम्परेट, यानी कि मीडियम टाइप की साइकिल, मध्यम टाइप की, जिसके अंदर बैक्टीरिया की सेल नष्ट नहीं होगी। हालांकि नुकसान वहाँ पर भी होगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा बैक्टीरियल सेल को, वहाँ पर भी नुकसान होगा, लेकिन बैक्टीरिया की सेल जो है वहाँ पर लाइज नहीं होगी, यानी कि टूटेगी नहीं, वह नष्ट नहीं होगी। तो पहला जो था लाइटिक साइकिल अथवा वायरुलेंट साइकिल, इसे तो हम इस वीडियो के अंदर पूरा समझा देंगे विस्तार से, और कैसे लिखना है ये सारा डिटेल दे देंगे। बाकी लाइसोजेनिक साइकिल हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाएंगे आपको। तो आप हेडिंग डाल देंगे लाइटिक साइकिल। इसे देखिए एक और नाम देते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। मास्टर एंड स्लेव रिलेशन का मतलब ये है, मास्टर का मतलब क्या है, मालिक, और स्लेव का मतलब उसका दास। यहाँ पर क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफेज है यह बैक्टीरिया पर आकर बैठ गया और अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ करके अपनी संख्या तो बढ़ा लिया, बाकी बैक्टीरिया के सेल को नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर मालिक कौन हुआ? बैक्टीरियोफेज हुआ, क्योंकि अपनी संख्या को बढ़ा लिया। और दास कौन हुआ? तो बैक्टीरियल सेल हुई, क्योंकि वो नष्ट हो चुकी।
तो इसे मास्टर एंड स्लेव रिलेशन भी कहते हैं। आगे आप क्या लिख देंगे, इन द लाइटिक साइकिल बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट ए बैक्टीरिया, यानी लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। आफ्टर किलिंग दिस बैक्टीरिया, यानी इस बैक्टीरिया को किल करने के बाद न्यू प्रोजेनी बैक्टीरियोफेज रिलीज, यानी कि न्यू प्रोजेनी बैक्टीरियोफेज जो है नई संतान के रूप में बैक्टीरियोफेज रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये बात आप समझ गए। बाकी आगे देखिए क्या लिख देंगे, दिस साइकिल कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप, यानी जो यह साइकिल होती है लाइटिक साइकिल या वायरुलेंट साइकिल है, यह निम्नलिखित स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने से लेकर के, यानी बैक्टीरिया पर बैठने से लेकर के और बैक्टीरिया को फाड़ कर, यानी बैक्टीरिया फट जाए और उसके अंदर से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज निकल जाएं, यहाँ तक कुल 5 स्टेप होता है। जो पहला स्टेप है एडजॉर्प्शन का। यहाँ पर देखिए एक बैक्टीरिया है, ये देखिए क्या है, बैक्टीरिया है या बैक्टीरिया की सेल है, और इसके अंदर ये खुद यानी बैक्टीरिया का जीनोम है, यानी बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है। और यहाँ पर देखिए आकर के यह बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पर आकर के बैठ गया और यह बैक्टीरियोफेज के अंदर का डीएनए है, यानी कि वायरस के अंदर का डीएनए है। बाकी इसके बाहर की जो लेयर है, कवरिंग है, वो क्या है, कैप्सिड है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अधिशोषण। एक शब्द और होता है अवशोषण। अवशोषण को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कोई चीज किसी चीज के अंदर पूरी तरह से समा जाए, अवशोषित हो जाए, तो वह एब्जॉर्प्शन है। और ऐसा एब्जॉर्प्शन हो कि ऊपर है जाके सट के रह जाए, उसे अवशोषण नहीं बल्कि अधिशोषण कहेंगे, यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं एडजॉर्प्शन कहेंगे। आप समझिएगा, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन हुआ है। अगर कहीं ऐसा होता कि बैक्टीरियोफेज आता और पूरी तरह से घुस जाता बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो एब्जॉर्प्शन होता, लेकिन यहाँ पर आकर के ऊपर सट गया है, वहीं पर रुक गया है, तो एडजॉर्प्शन हुआ है। तो एडजॉर्प्शन आप समझ गए कि इस बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाना, जुड़ जाना, एडजॉर्प्शन है। यह जुड़ता है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के पास। एक तरह का यहाँ पर स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, एक प्रोटीन होती है जो इस बैक्टीरियोफेज को अटैच करवाती है, यानी उसी स्पेसिफिक रिसेप्टर को खोज करके बैक्टीरियोफेज आकर के वहीं पर जुड़ता है। आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं पर भी तो आकर के जुड़ सकता है बैक्टीरियोफेज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहां पर स्पेसिफिक रिसेप्टर रहेगा वहीं आकर के बैक्टीरियोफेज जुड़ेगा। तो एक स्टेप आपने समझ लिया कि बैक्टीरियोफेज जो है आएगा, वो बैक्टीरिया के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर पर ही जुड़ जाएगा, यानी अटैच हो जाएगा। इसे आप क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन बोलेंगे। बाकी दूसरे स्टेप का नाम है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है छेद कर देना। अब बैक्टीरियोफेज आएगा, बैक्टीरिया पर जब बैठ जाएगा तो एक एंजाइम की सहायता से, एक एंजाइम इसके टेल वाले पोर्शन में पाई जाती है जिसका नाम है लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से बैक्टीरिया की वॉल में छेद कर देगा। यह एक तरह का एंजाइम है। जैसे अभी आपके हाथ पर अगर कंसंट्रेट एसिड गिरा दिया जाए तो हाथ में छेद हो जाएगा और एसिड नीचे से निकल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से बैक्टीरियोफेज एंजाइम की सहायता से बैक्टीरिया की वॉल में छेद कर देता है। अब ये बैक्टीरिया की जो वॉल है या सेल वॉल है, उसमें एंजाइम की सहायता से ये बैक्टीरियोफेज छेद कर दिया और अपना डीएनए उसी बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दिया। इस बात को क्या कहेंगे, पेनिट्रेशन, यानी कि छेद करना। तो छेद करके अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दिया। जेनेटिक मटेरियल जब हट गया तो सिर्फ बाहर की इसकी कवरिंग यानी कैप्सिड बची, टेल बचा और टेल फाइबर बचा। तो जेनेटिक मटेरियल को हटाकर बाकी जो ऊपर की चीजें बच गई उसे आप घोस्ट बोलेंगे। एक शब्द आप ये भी याद रखेंगे। और ये फेज डीएनए है। तो दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप का नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब किसी चीज का संश्लेषण होना, बन जाना। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के जो
एक एक पार्ट हैं वो बनेंगे, क्योंकि नया बैक्टीरियोफेज बनाना है तो पहले जब उसका कंपोनेंट बन जाएगा, उसकी टेल बन जाएगी, उसका टेल फाइबर बन जाएगा, कैप्सिड बन जाएगा, जेनेटिक मटेरियल की संख्या बढ़ जाएगी यानी डीएनए की संख्या बढ़ जाएगी, तभी तो नया बैक्टीरियोफेज बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सिंथेसिस में क्या होगा, जब यह बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देता है तो सबसे पहले ये डीएनए आते ही बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देता है एंजाइम की सहायता से, क्योंकि अगर नहीं तोड़ेगा तो बैक्टीरिया का डीएनए भी तो संख्या अपनी बढ़ाएगा, लेकिन तोड़ करके उसे खत्म कर देता है। अब केवल बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस का ही डीएनए बचा, और वह डीएनए किसका, बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के राइबोसोम को यूज करके अपना कंपोनेंट बनाना शुरू कर देता है। देखिए कितनी चालाकी है कि पहले तो आया बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ दिया और फिर क्या किया, इसी बैक्टीरिया के राइबोसोम को यूज करके अपना डीएनए बनाना शुरू कर दिया और अपना कंपोनेंट बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे इस स्टेप को क्या बोलेंगे, सिंथेसिस। देख रहे हैं यहाँ पर बैक्टीरियोफेज की टेल, इसका हेड, इसका टेल फाइबर, इसका जेनेटिक मटेरियल बन करके तैयार हो गया, तो इसको बोलेंगे सिंथेसिस। अगले स्टेप में क्या होगा, मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरियोफेज के बने हुए अलग अलग पार्ट हैं, टेल कहीं है, हेड कहीं है, टेल फाइबर कहीं है, वो जुड़कर एक साथ आ जाएंगे। जब एक साथ आ जाएंगे तो नया बैक्टीरियोफेज बन जाएगा। यहाँ पर देखिए बिखरे हुए बने हुए हैं अलग अलग, यहाँ पर केवल सिंथेसिस हुई है लेकिन यहाँ पर मैचुरेशन हो गया, यानी इसके जो अलग अलग पार्ट थे वो आकर एक साथ जुड़ गए और नया बैक्टीरियोफेज बना दिए। नए नए बैक्टीरियोफेज, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं। अगला स्टेप जो होता है पांचवा, वो है रिलीज। रिलीज का मतलब होता है ये बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था वो कुछ एंजाइम पहले से ही छोड़ चुका होता है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिससे बैक्टीरिया की वॉल है वह कमजोर हो जाती है और बाद में मैच्योरेट होने के बाद जो बैक्टीरियल सेल है वो फट जाती है और तमाम बैक्टीरियोफेज बाहर निकल जाते हैं। तो स्टेप वाइज आपने इसकी लाइफ साइकिल को समझ लिया। आउटलाइन एक बार फिर से समझिए। देखिए एडजॉर्प्शन का मतलब इससे आकर बैक्टीरियोफेज जुड़ जाएगा, बैक्टीरियल सेल से एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के पास जुड़ेगा। दूसरा है पेनिट्रेशन, इसमें छेद करके, बैक्टीरियल सेल में छेद करके बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दिया। अगला है सिंथेसिस, इसमें बैक्टीरियोफेज के अलग अलग पार्ट बन करके तैयार हो जाएंगे। मैच्योरेशन में वो एक साथ जुड़ करके नए बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे। रिलीज का मतलब बैक्टीरिया की वाल फट करके और बहुत सारे जो बने हुए बैक्टीरियोफेज हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से इसकी लाइफ साइकिल आप समझ सकते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने कॉमन टाइप का डायग्राम बनाया है वैसे ही डायग्राम आप एग्जाम में बनाएंगे और अपने नोटबुक में वैसा ही नोट कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग बुक में कई तरह का फिगर दिया है। फ़ोन में आप सर्च करेंगे तो कुछ और तरह का देगा। यह एक कॉमन टाइप का फिगर है जिसे आप बनाकर याद कर लेंगे। इसमें कुछ ना तो एडवांस है ना ही कोई चीज़ आप इसमें से काट सकते हैं। बिल्कुल जो होना चाहिए वही मैंने यहाँ पर दिया है। कुछ कठिन भी नहीं कि आपको याद करने में कोई कठिनाई हो, एकदम आसान है। अब फिगर बनाने के बाद आप पांचों स्टेप को दिखाएंगे कैसे, यानी लिखेंगे कैसे, वो चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे पहले स्टेप का नाम एडजॉर्प्शन, और इसमें आप लिख देंगे द बैक्टीरियोफेज अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरियोफेज होता है वह सबसे पहले बैक्टीरिया के सरफेस पर अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। इस प्रक्रिया को एडजॉर्प्शन कहते हैं। कितने छोटे छोटे आसान सेंटेंस हैं, आप आराम से एग्जाम में लिख सकेंगे। आगे है द टिप ऑफ टेल फाइबर ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी जो बैक्टीरियोफेज के टेल फाइबर का जो टिप है अटैच्ड बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियल सेल पर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के द्वारा जुड़ जाता है। मैंने अभी इस चीज को बताया था। आगे है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब छेद कर देना, यानी पेनिट्रेट कर देना। इसमें क्या लिखेंगे, द टेल सीथ ऑफ फेज कंट्रैक्ट आफ्टर एडजॉर्प्शन, यानी कि एडजॉर्प्शन के बाद जो टेल है बैक्टीरियोफेज की वो कंट्रैक्ट करेगी, यानी सिकुड़ेगी, और जब सिकुड़ेगी तो अपने आप इसके अंदर का जो डीएनए है
वो चला जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। जैसे आप इंजेक्शन देखे हैं, पीछे से जब दबाया जाता है, उसको सिकोड़ा जाता है, तो अपने आप नीडल के माध्यम से जो दवा है वो बॉडी के अंदर चली जाती है। तो कंट्रैक्ट होने के बाद बॉडी के अंदर जिस तरह से दवा चली जाती है, उसी तरह से बैक्टीरियोफेज की टेल जब कंट्रैक्ट होती है तो इसका डीएनए यानी बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। कंट्रैक्ट एब्जॉर्प्शन का मतलब सिकुड़ती है। एब्जॉर्प्शन के बाद द एंड प्लेट एंड टेल फाइबर आर अटैच्ड फॉर्मली, यानी जो एंड प्लेट और टेल फाइबर है वो फॉर्मली मतलब दृढ़ता पूर्वक अटैच रहती है, मजबूती के साथ जुड़ी रहती है टू बैक्टीरियल सेल यानी बैक्टीरियल सेल के साथ। फिर द फेज प्रोड्यूस पोर, यानी जो फेज है वह पोर प्रोड्यूस कर देता है, यानी कि एक छेद बना देता है इन द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर छेद बना देता है। कैसे? बाय द यूज ऑफ लाइसोजाइम, यानी लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग करके छेद इसके अंदर कर देता है। विथ द हेल्प ऑफ दिस पोर, यानी इस पोर की सहायता से फेज इंजेक्ट इट्स जीनोम, यानी जो फेज है वह अपना जीनोम इंजेक्ट कर देता है इनटू बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर। अगला स्टेप फिर आ जाता है सिंथेसिस। पेनिट्रेशन समाप्त हुआ, अब इसके बाद आ जाएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस के अंदर लिख देंगे वंस द वायरल जीनोम इंटर्स इन द बैक्टीरियल सेल, एक बार जब वायरल जीनोम यानी वायरस का जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री कर जाता है तो क्या कर देता है? स्टॉप द होस्ट डीएनए रिप्लिकेशन, यानी कि जो होस्ट डीएनए रिप्लिकेशन होता था वह पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। होस्ट डीएनए का मतलब ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो स्टॉप हो गया उसका रिप्लिकेशन। फिर द फेज यूजेज होस्ट राइबोसोम, यानी जो फेज है बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए जो अंदर गया है वह बैक्टीरिया का ही राइबोसोम यूज करके टू मेक इट्स ओन प्रोटीन, उसका राइबोसोम, किसका? बैक्टीरिया का राइबोसोम यूज करके अपनी प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, यानी बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन बनना शुरू हो गई। एंड फोर्स, और उस सेल को एंड फोर्स द सेल, और इस सेल को बैक्टीरियल सेल को फोर्स किया गया टू प्रोड्यूस वायरल कंपोनेंट, यानी कि बैक्टीरियल सेल को फोर्स कर दिया गया कि अब बैक्टीरिया का कंपोनेंट नहीं बनना चाहिए, अब बैक्टीरिया के अंदर वायरस का कंपोनेंट बनना चाहिए, तभी तो नए नए वायरस बन पाएंगे। तो देखिए मास्टर एंड स्लेव रिलेशन है कि नहीं है, पूरी तरह से वायरस के हिसाब से चल रहा है, यानी कि बैक्टीरिया का यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है। पहला तो आकर के इसका डीएनए का रिप्लिकेशन ही रोक दिया, दूसरा इससे कहा जा रहा है कि अब तुम अपना कंपोनेंट बनाना बंद करो, अब हमारा कंपोनेंट बनेगा, यानी कि वायरस का कंपोनेंट बनेगा। कहाँ बनेगा? बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज है वह पूरी तरह से मास्टर यानी मालिक की तरह से काम कर रहा है। अगला स्टेप आ जाएगा मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब अब यहाँ पर सभी कंपोनेंट जुड़ करके नए बैक्टीरियोफेज को बना देंगे। इसमें क्या लिख देंगे? देखिए ऑन द मैच्योरेशन, यानी मैच्योरेशन में द हेड एंड टेल प्रोटीन ऑफ फेज डीएनए असेंबल, यानी हेड और टेल प्रोटीन जो है एक साथ जुड़ जाएंगे, हेड और ये टेल की जो प्रोटीन है एक साथ जुड़ जाएंगे सबसे पहले। फिर क्या होगा? एंड ईच कंपोनेंट ऑफ फेज, जो प्रत्येक कंपोनेंट है फेज का, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, वह प्रोटीन कोट से घिर जाती है, सराउंड हो जाती है। और इसके बाद देखिए क्या होगा? अल्टीमेटली टेल स्ट्रक्चर एडेड टू फॉर्म बैक्टीरियोफेज, और सबसे लास्ट में जो टेल स्ट्रक्चर है वह ऐड हो जाएगी और नया बैक्टीरियोफेज बन करके तैयार हो जाएगा। फिर सबसे आखिरी स्टेप आ जाएगा रिलीज। अब तो वायरस बन करके तैयार हो गया है बैक्टीरियोफेज के अंदर, अब केवल रिलीज होना है, यानी कि निकल जाना है। तो रिलीज में देखिए आप क्या लिख देंगे? द इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल इज लाइज्ड, यानी जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल होती है वो लाइज्ड हो जाती है, फट जाती है। एंड फेजेज आर रिलीज्ड, और उसके अंदर बने हुए तमाम जो बैक्टीरियोफेज या फेज हैं वो रिलीज हो जाएंगे, निकल जाएंगे। सबसे आखिरी में आप ब्रैकेट में लिख लेंगे फेज एंजाइम वीक द सेल वॉल, यानी जो फेज के एंजाइम हैं वो पहले से ही इस सेल वॉल को वीक कर चुके होते हैं, तभी जो है यह आसानी से फट जाती है और
तमाम बैक्टीरियोफेज जो इस बैक्टीरिया सेल के अंदर बने थे वो बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज समझा दिया है। बाकी एक इसकी और लाइफ साइकिल है, वो काफ़ी आसान है, इससे भी आसान है। उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।